हेलो गाइस। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका राइजिंग कॉन्टिनेंट, सब जानते हैं भाई। अफ्रीका उठ रहा है। अफ्रीका की तरफ इंडिया की और चाइना की भी एक ग्लैंस दिखती है हमको। चाइना की तो ग्रीडी ग्लैंस है, उसने काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया है अफ्रीकन रीजन में। चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, जो कि दिखाता है कि चाइना अफ्रीका का एक राइज हो रहा है। अफ्रीका एक राइजिंग कॉन्टिनेंट के रूप में अब निकल के आ रहा है। तो इसके क्या फैक्टर्स हैं, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, या और वर्ल्ड में अफ्रीका का क्या सिग्निफिकेंस है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से तीनों रे लाइन जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे काली लोग पाए जाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, देख लेते हैं। जैसे कि डार्क कॉन्टिनेंट की, अगर मैं सबसे पहले इस डार्क कॉन्टिनेंट की मिथ को क्लियर करूँ, तो इसके हम मैं इसको दो भागों पर तोड़ सकता हूँ, नेचुरल कॉज और आर्टिफिशियल कॉज। नेचुरल कॉज के अंदर मैं दिखा सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट टेरेन है, रहने के लिए जगह नहीं है। अगर आप मैप देखोगे तो ऊपर आपको सहारा डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, ये सब डेजर्ट दिखेंगे। नीचे भी आपको डेजर्ट ही मिलेगा। कालाहारी का डेजर्ट है, जैसे कि नामीब का डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। बीच में जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बेल्ट आ जाती है, जो कि रहने के लायक नहीं रहती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ही कम रीजन है यहाँ पे जो हैबिटेबल है, ज़्यादातर ट्राइब्स रहती हैं। कोई बड़ा मेटल रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से ही इसके अंदर कोई इंडस्ट्री सेटअप होना मुश्किल है। क्योंकि आयरन की डिफिशिएंसी है। आयरन नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। आयरन बहुत ही थोड़ी जगह मिल पाया जाता है, जैसे गुवानियन प्लेटू हो गया, या थोड़ा सा नीचे ट्रांसवाल रीजन साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, बाकी नहीं है। एक्सट्रीम क्लाइमेट है, सबको ही पता है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। सुबह में गर्मी, शाम में ठंड। सहारन डेजर्ट के अंदर, जो कि एक बड़े रीजन की लगभग 11-12 कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ है टॉप के, तो वो एक बड़ा इसका फैक्टर होता है, जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए भी टाइम देता है और ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। आर्टिफिशियल या जो मैन मेड कॉज हो सकते हैं, वो ट्राइबल कल्चर है, उनको अलग ही रहना पसंद है, लव टू लिव इन आइसोलेशन। कॉलोनियल पास्ट है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज। ट्राइबल कल्चर को इन्होंने ऐसे बांटा है कि वो एक बिल्कुल ही फ्लॉड है, और वहाँ पे लगातार इस चीज़ के ऊपर अटैक्स और ये सब चलते रहते हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इनके पिछड़ेपन का। क्योंकि इन्होंने डिफरेंट ट्राइब्स, जो कि एनिमी थी, एक दूसरे की दुश्मन थी, उन सबको एक साथ क्लब कर दिया, एक कंट्री बना दिया। अब जो डोमिनेंट ट्राइब है वो सब पे अटैक करता है, सबको मारता है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है। फॉल्टी पार्टीशन, इसकी वजह से ही टेररिज्म भी फैलता है। तो देखा जाएगा तो एक इंस्टेबिलिटी को दिखाता है, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो। एक इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ही हम इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट का कहीं से मतलब काला कॉन्टिनेंट नहीं है, ये बैकवर्डनेस को दिखा रहा है अफ्रीका की। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है अफ्रीका को जानने से पहले। अब राइजिंग की बात करते हैं कि अफ्रीका राइज कैसे कर रहा है। तो ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल सही बात है भाई। इंडिया से ही अगर मैं बात करूं तो $60 बिलियन का लगभग लगभग हमने 2020 के अंदर ट्रेड किया था इंडिया से ही। करंट इसकी अफ्रीका की ग्रोइंग पेस जो है 7% से हो रही है, 7% से भी ज़्यादा से। ह्यूज इन्वेस्टमेंट ले रहा है, मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हो जा रहा है यहाँ पर, जो कि एक बड़ा फैक्टर दिखता है इनके डेवलपमेंट का। यंगेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, 19 साल एवरेज एज जो है यहाँ पे 19 साल की है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इंडिया और दूसरे रीजन्स के लिए, यहाँ को देखने के लिए कि भाई यहाँ पर एक लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स अवेलेबल है। अगर हमको रॉ मटेरियल या इंडस्ट्रीज लगाने की जगह मिलेगी तो बात बन जाएगी। ऑयल, नेचुरल गैस, प्रीशियस मेटल का भी अब ये होम प्री वेल्थ का होम बन रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ऊपर नॉर्थन साइड के अंदर अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, यहाँ पर ऑयल नेचुरल गैस मिलती है। अभी तो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कब्जा हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे रीप हम कर सकते हैं इस रिसोर्स को, अगर अगर हम कोशिश करें। गुआनियन प्लेटू हो गया, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पर भी हमको मेटल्स मिलते हैं, रिच प्रीशियस मेटल्स मिल सकते हैं। तो काफ़ी रीजन है अफ्रीका में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हमको उसको बस रीप करना चाहिए, देखना चाहिए। इन्वायरमेंटली ये स्टेबल है, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली भी ये अच्छा है, इस टाइम इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो रहा है, इन्वायरमेंटली स्टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ग्रेट पेस से हो सकती है। लिटरेसी रेट, एजुकेशन भी आ रही है, जो कि दिखाता है हमको कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं। अब ट्राइबल कल्चर को लोग छोड़ रहे हैं, यही दिखाता है। हेल्थ और वेलबिंग पे भी अफ्रीका में ध्यान दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर रही है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अफ्रीका एक पोटेंशियल मार्केट के रूप में जन्म ले रहा है। इंडिया अफ्रीका के टाइज की अगर मैं बात करूंगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ मुझे दिखती है दोनों के अंदर। एक अफ्रीका इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन के सामने आता है, जहाँ पे ग्रेट रिसोर्सेज हैं, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जैसे कि मैंने बताया भी $60 बिलियन का लगभग हमने ट्रेड किया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलती है हमको दोनों में ही, जैसे कि इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स, जैसे कि स्विस कैनाल के थ्रू हम जा सकते हैं यूरोप के अंदर।
जो कि कर भी रहे हैं हम लोग वहाँ से, वो एक बहुत ही मेजर ट्रेड रूट है। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स है जिसके लिए इंडिया काम कर सकता है। एनर्जी रिसोर्सेज भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, जो कि हमको एक इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने पर एक बड़ा ही मार्केट खुलने के लिए दिखते हैं कि एक बड़ा ही मार्केट खुल जाएगा इंडिया के लिए अगर हम इनके स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनते हैं तो। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, भाई बिल्कुल हम पॉलिटिकली कोऑपरेट कर रहे हैं। हम बार बार अफ्रीका को ब्रिक्स के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। हमने अभी ब्रिक्स समिट जो हुआ था उसके अंदर भी दो नई कंट्रीज़ अफ्रीका के ही हमने इंसर्ट की बात की थी। उसके बाद G20 समिट के अंदर भी हम, जो अभी इंडिया के अंदर हो रहा है, इंडिया भी प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 पॉलिटिकल कोऑपरेशन के अंदर। G20 के अंदर भी हम लोग काफ़ी आगे आ रहे हैं। हम लोग इंडिया बार बार, मोदी जी हमारे अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड करने की बात करते हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इंडिया के लिए, अफ्रीका को देखने के लिए कि हम इससे ही अपनी सॉफ्ट पावर को इन्हांस कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हमेशा से ही फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट, जैसे कि नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हमने अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को भी शामिल किया था। लेकिन धीरे धीरे वो डिटोरिएट डाइल्यूट हो गया, लेकिन अभी भी उसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए है। और इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर अफ्रीका के अंदर स्पेसिफिकली एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी सॉफ्ट पावर को इंजॉय करता है, जो कि दोनों के अंदर एक अच्छा टाई दिखाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क, टेररिज्म या थ्रेट टू इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट पे थ्रेट हो गया, क्योंकि तालिबानी गवर्नमेंट आ गई, जो कि एक नॉन फ्रेंडली या ऐसी गवर्नमेंट है जिससे इंडिया के अच्छे व्यूज़ नहीं मिलते हैं। अगर अफ्रीका के अंदर भी ऐसी होगा तो ये हमारे ही उसके लिए प्रॉब्लम होगी, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इंडिया के पीछे हटने का। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, भाई कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि चाइना ने अफ्रीका को अब डेथ ट्रैप में अपने फंसा लिया है, और अब वहाँ पर इन्वेस्ट करके इतना ज़्यादा हम बेनिफिट रीप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं। लेकिन देखा जाएगा तो अभी भी चांस है। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हम अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और अपनी सॉफ्ट पावर के थ्रू एक अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अफ्रीका के अंदर। ये एक बड़ा फैक्टर मुझे देखने को मिलता है अभी। ऐसा नहीं है कि ये सारा ही कैप्चर हो गया है। तो एक रिस्क तो है इंडिया के लिए देखा जाएगा तो, क्योंकि चाइना जैसा एक बिग पॉकेट, हैवी पॉकेट पार्टनर वहाँ पे है ऑलरेडी। उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से उसने काफ़ी लोन दे रखा है। लेकिन फिर भी देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, चाइना एक्टिव मनी पॉलिसी, चाइना की जो एक्टिव मनी पॉलिसी है, बिग पॉकेट्स, जो कि एक मेजर चैलेंज लाती है इंडिया के लिए देखा जाएगा तो। यही कुछ बड़े फैक्टर मुझे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमको अभी इनके एक्टिव कोऑपरेशन, एक्टिव स्टेप्स क्या लेने चाहिए? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हमको बढ़ाना चाहिए अफ्रीका में, जितना हम ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा हो। अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि सोमाली रीजन के अंदर जो पायरेसी है उस पर हम काफ़ी कंट्रोल करते हैं। हमारे जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्टेड है, जो कि अच्छा काम कर रही हैं लगातार। पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी हम कर रहे हैं वहाँ पर। जैसे कि मैं अभी देखता हूँ नाइजर पे कूप हो रहा है, अभी उसके बाद ही जस्ट अभी देखने को मिलता है गिबन पे कूप हुआ है। लगातार कूप चलते ही रहते हैं वहाँ पर। अफ्रीकन अफ्रीकन आर्मी काफ़ी कंट्रोल करती है, जो उसके अंदर इंडिया का काफ़ी बड़ा एक रोल सामने निकल के आ सकता है कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन के अंदर पीपल टू पीपल टाइज़ की मैं बात कर सकता हूँ। देखा जाएगा तो वहाँ पे हमारे लोग और उनके लोगों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, रेशियली हो या रिलीजियसली हो, जो कि एक अच्छी बात है। उनका ट्राइबल कल्चर हम समझते हैं, हमारा कल्चर वो समझते हैं। साउथ साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ की बात है। अफ्रीका भी पिछड़ा हुआ रीजन है, जैसे कि कुछ सालों पहले इंडिया था। इंडिया ने ग्रोथ किया है और हम अपना मॉडल उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले और हमारा भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा इससे। जी, यही बोल के मैं अपने व्यूज़ को ख़त्म करूँगा कि अफ्रीका इंडिया के लिए एक बड़ा मार्केट है, हमें इसे रीप करना चाहिए, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। आप भी अपने व्यूज़ बताइए, कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।